शुरू करें या आज हम लोग सीए इंस्टीट्यूट के मैथ से कुछ टॉपिक्स करने वाले हैं यहाँ पर। तो लेट अस स्टार्ट। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस। प्लीज चैप्टर 3 खोल लीजिए फुल पेज। आई विल वेट फॉर 10 सेकेंड्स। आप अपने जहां बुक्स का शेल्फ है वहां से ले आइए, फुल पेज कर दीजिए। आई विल वेट फॉर 10 सेकेंड्स। प्लीज ओपन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस। आज मैं बुक से आपको वापस कंसोलिडेट करवा देता हूं अलग अलग चीज। यस, चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सर ये क्यों बुक खुलाया जा रहा है? ताकि आपको अलग से मेहनत नहीं करना पड़े इंस्टीट्यूट मैथ से क्या पढ़ना चाहिए। तो दिस इज बेस्ड ऑन एसे 230 वर्किंग पेपर्स। लिख लीजिए, डन फ्रॉम माई मैथ। अभी थोड़ा सा रिवाइज भी करा दूंगा आपको। ओके तो अगर आपको याद हो वर्किंग पेपर्स क्या होता है, सर वर्किंग पेपर्स आर द प्रोसीड्यूर्स परफॉर्म ड्यूरिंग द ऑडिट, उसको वहां पर लिखते हैं। एविडेंस ऑब्टेन्ड, कंक्लूजन अराइव्ड, याद आ रहा है आपको? पहले भी हमने मेरे बुक से पढ़ा था, पेक बोलते थे इसको। तो वर्किंग पेपर्स ऑडिटर की पर्सनल प्रॉपर्टी होती है। वो चाहे तो किसी के संग शेयर कर सकता है, मना भी कर सकता है हम अपना वर्किंग पेपर्स नहीं दिखाएंगे। एंड हर ऑडिटर को वर्किंग पेपर्स मिनिमम 7 इयर्स तक प्रिजर्व करना पड़ता है। ओके तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। क्या एडवांटेजेस होता है, क्या हेल्प मिलता है वर्किंग पेपर्स से, आपको अगर ये भी याद दिलाऊं मैं, ये मेरे बुक से भी मैंने आपको पढ़ाया था। आई जस्ट शो इट टू यू। कॉन्फिडेंस भी आएगा, रिविजन भी हो जाएगा। तो अगर मैं अपने इंडेक्स में जाऊं, जो मेरी पर्सनल बुक है, हो सकता है आपके पेज नंबर से थोड़ा सा अलग हो। जस्ट अ सेकेंड, वर्किंग पेपर्स, मैं इंडेक्स में एक बार चला जाऊं पहले, जहां पर भी वर्किंग पेपर्स दिया हुआ हो। जब तक आप एक बार असिस्टेंस क्या क्या चीज का हेल्प मिलता है पढ़ के रखिए। मीनवाइल स्टार्ट स्टडिंग दैट कि वर्किंग पेपर्स से आपको क्या मदद मिलती है। यस आइए, जब मैंने आपको पढ़ाया था, वाओ, मैंने इंस्टीट्यूट के मैट के इन्हीं पैराग्राफ्स को वहां पेस्ट किया था। पर्पस भी सेम है। इट हेल्प्स इन प्लानिंग द वर्क, रिव्यूइंग द वर्क, सुपरवाइजिंग द वर्क। बेसिकली फ्यूचर ऑडिट्स के लिए भी काम आता है एंड अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में भी काम आता है। सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन फिक्सिंग द अकाउंटेबिलिटी. It helps to conduct quality control reviews and inspections in accordance with SQC1. सर अच्छा हुआ आप रिवाइज करा दिए, बहुत दिन हो गया था तो हम लोग ये सारे शब्द भूल गए थे कि वर्किंग पेपर्स, प्लानिंग, सुपरविजन, डायरेक्शन, अकाउंटेबिलिटी, फ्यूचर ऑडिट्स, ये सारे वर्ड्स भी आपको याद रखने हैं। कई बार हम लोग शॉर्टकट बोलते थे, वर्किंग पेपर्स बहुत दूर तक काम आता है, फ्यूचर ऑडिट्स के लिए भी काम आता है। इट हेल्प्स इन अकाउंटेबिलिटी, it helps in audit planning, और R is review, supervise. तो कई टेक्निक्स हैं। What is the purpose of audit documentation? ये just help मिला, बहुत दूर तक काम आता है वर्किंग पेपर्स। फ्यूचर ऑडिट्स में भी, अकाउंटेबिलिटी एंड ऑडिट प्लानिंग एंड रिव्यू एंड सुपरविजन में भी वर्किंग पेपर्स काम आता है। और जो मैंने आपको नोट्स दिखाए थे, लाइक जो पुराने स्टूडेंट्स के नोट्स कॉपी मैंने रख रखे थे यहाँ पर, हाउ दे वर मेंटेनिंग देयर नोट्स ऑफ ऑडिट, दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको कई बार ये सारी चीज़ें दिखाई थी, तो उसको आप भी कोशिश करिए याद कर करके इस तरह से आंसर्स को लिखने का। जैसे मैंने आपको एक बार किंजल अजमेरा के नोट्स दिखाए थे, किस तरह आफ्टर अंडरस्टैंडिंग शी यूज्ड टू राइट डाउन माई मार्किंग्स, एक कॉपी में मेंटेन करती थी वो। तो दिस रियली हेल्प्स टू रिकॉल नंबर ऑफ थिंग्स। ओके तो आपके पास भी ऐसे नोट्स होने चाहिए अपने स्टाइल से, जो भी आप मेंटेन करना चाहो। चलिए, द नेक्स्ट लाइन ऑफ अटैक, फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन।
कि वर्किंग पेपर्स में आप क्या क्या लिखते हैं, क्या नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीडर्स आप परफॉर्म करेंगे, क्या रिजल्ट्स है, क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स ड्यूरिंग द ऑडिट अराइज हुआ, क्या कंक्लूजन्स हुआ, तो ये सब है. And when we are documenting the nature, timing and extent of audit procedures, he will record who performed the audit work, date when the work was completed, who reviewed, the date of review. ये सब भी लिखा जाता है. यानी what matters are recorded in this thing, form content में क्या क्या लिखते हैं, who performed, when was that audit work completed, who reviewed the audit work, the date of such review, and क्या क्या TCWG के संग आपके कोई डिस्कशंस हुए सिग्निफिकेंट मैटर्स को लेकर, ये सब भी इसमें लिखा जाता है. यानी अगर मैं पूछूं कंटेंट ऑफ वर्किंग पेपर्स, क्या लिखा रहता है कंटेंट, दिस इज द कंटेंट. एंड कितना ज्यादा, क्या क्या फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, कितना ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन आपको रखना है, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, क्या क्या टाइप के ऑडिट प्रोसीडर्स आपने किया है, आपके यहाँ रॉमम लेवल क्या है, आपके यहाँ ऑडिट एविडेंस जो मिले हैं उसके सिग्निफिकेंस क्या है. तो बहुत सारे फैक्टर्स, क्या ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल्स यूज हुआ था, ये सब से आपके वो पता चलते हैं, द एक्सटेंट टू विच यू विल मेंटेन द वर्किंग पेपर्स. तो देखो सेम चीज मेरे किताबों में भी था, आई विल जस्ट शो इट टू यू. यहां पर भी क्वेश्चन आया था, देखो, फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. तो इनडायरेक्टली मैं रिवाइज भी करवा रहा हूं आपको इंस्टीट्यूट मैट और मेरे मैट से. Who performed the audit, the date when it was completed, that work. Who reviewed, the date of review. फिर क्या क्या कम्युनिकेशन TCWG के संग आपके हुए हैं, वो भी हमें नोट करना पड़ता है. ओके, तो ये कंटेंट का बेसिकली पूरा डिस्कशन था. प्रोसीड्यूर्स परफॉर्म्ड, द नेचर, द टाइमिंग एंड एक्सटेंट, सैम्पलिंग कितनी हुई है, रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट मैटर्स. तो ये सारी चीजें हमें दिख रही है. The form, content and extent of audit documentation depends on factors such as size and complexity of the entity, the nature of audit procedures performed, the ROMM levels, the significance of audit evidence. ये सारी चीजें आपको याद करना पड़ता है कि क्या चीज पर, किन फैक्टर्स पर, फैक्टर्स वर्ड लिख देना फिर से, हमारा वर्किंग पेपर्स का ये डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड है. ओके, ऑडिट मेथोडोलॉजी obtained, the need to document a conclusion. एक्चुअल मिसस्टेटमेंट्स कितना है, क्या आपने असेस किया था रॉमम लेवल, एंड द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड का मतलब है द एक्चुअल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड, वो भी लिखना पड़ता है. तो व्हेन यू गेट अ क्वेश्चन, तो इससे अच्छा हमारा रिवीजन हो गया है. दैट फॉर्म, एक्सटेंट एंड कंटेंट किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये आंसर होगा. व्हाट इज द कंटेंट, तब आप ये वाला आंसर्स लिखते हैं. एंड क्या क्या चीजें आती हैं वर्किंग पेपर्स के अंदर, लाइक ऑडिट प्रोग्राम्स आर आल्सो अ पार्ट ऑफ वर्किंग पेपर्स. एंड बोलते हैं वर्किंग पेपर्स हमें टाइमली बेसिस पर कंप्लीट कर लेना चाहिए, आफ्टर ऑडिट और ड्यूरिंग ऑडिट. बट the documentation prepared after the audit work has been performed is likely to be less accurate than documentation prepared at the time when the work is performed. जिस समय काम हो रहा होता है उस समय वाला डॉक्यूमेंटेशन बेटर होता है, साथ साथ में लिख लेना बेटर होता है, बेटर देन व्हाट हैज बीन डन आफ्टर द वर्क इज कंप्लीटेड. तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़े थे. ऑडिट फाइल क्या होता है, one or more folder or other storage media in physical electronic form which contains working papers. Basically working papers को contain करते हैं. और बोलते हैं ऑडिट फाइल का जो असेंबली होता है, कि उस ऑडिट पीरियड का जो सारे वर्किंग पेपर्स से आपको एक ऑडिट फाइल असेंबल करना है, दैट शुड बी डन एज पर SQC1 within 60 days. Within 60 days after the date of audit report, the assembly of audit file should be done within 60 days after the date of audit report. तो वर्किंग पेपर्स में आप चेंजेस कर सकते हैं ड्यूरिंग द फाइनल असेंबली प्रोसेस इफ they are administrative in nature. Administrative changes allowed है, understood? But after the assembly of the final audit file has been completed, you cannot delete before the end of its retention period. You cannot make changes. So during the final assembly process, आप administrative changes ला सकते हैं. Okay? तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा था यहाँ पर. और एक शॉर्ट नोट आता है कई बार, ये तो मैंने बताया था कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेगा, वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है. परमानेंट ऑडिट फाइल जो
ऐसा वर्किंग पेपर्स में मैट फाइल या डॉक्यूमेंट्स हैं जो फ्यूचर ऑडिट्स में भी काम आएंगे, और करंट ऑडिट फाइल सिर्फ इस साल से रिलेटेड होता है। एंड एक चीज हमने और देखा था, ये शॉर्टकट्स मैंने जो फार वाला आपको आज लिखवाया था वो यहां पर भी लिखा हुआ था, एग्जाम्पल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन यहां पे भी दिया हुआ था। ऑडिट नोटबुक अलग चीज होता है। तो वी हैव 3 वर्ड्स, ऑडिट वर्किंग पेपर्स, ऑडिट फाइल जो वर्किंग पेपर्स का ही असेंबल किया हुआ चीज है, एंड ऑडिट नोटबुक बेसिकली ऑडिटर जब रिपोर्ट फाइनल करना चाहता है या फ्यूचर ऑडिट्स में भी काम आता है, इसमें वो अनसॉल्व्ड क्वेरीज या ऑब्जर्वेशंस जो इमीडिएटली डिस्पोज ऑफ नहीं किया है क्लाइंट ने और जिसके लिए वो फॉलो अप करेगा, वो पॉइंट्स रहते हैं, या नोटबुक में कोई सिग्निफिकेंट कंट्रोल्स के वीकनेसेस या सिग्निफिकेंट चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज या फॉलो अप पॉइंट्स फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स, इस टाइप की चीजें यहां पर रहती है। तो इनडायरेक्टली हमने आज 3 चीजें रिवाइज की, आप बहुत दिन से नहीं पढ़े होंगे, और आज इंस्टीट्यूट मैट देखना आपको अलग से नहीं पड़ेगा, बिकॉज आई हैव डन ऑल दीज थिंग्स। टाइमली बेसिस पे हमें बनाना चाहिए, और बेटर होता है ड्यूरिंग द ऑडिट वर्क बना लो। जो आफ्टर द ऑडिट वर्क आप बनाते हैं डॉक्यूमेंटेशन, दैट इज लेस एक्यूरेट देन द डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर्ड एट द टाइम व्हेन द वर्क इज परफॉर्म्ड। तो यहां से छोटे छोटे एमसीक्यूज आ सकते हैं। आई हैव डन ऑडिट फाइल विद यू इन माय नोट्स आल्सो। असेंबली 60 दिन के अंदर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। चेंजेस अगर आप करना चाहते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के चेंजेस हो सकते हैं। व्हाट आर द चेंजेस व्हिच आर अलाउड, डिलीटिंग सम सुपरसीडेड डॉक्यूमेंटेशन, सॉर्टिंग, ये सेम चीज मेरे बुक्स में भी लिखा हुआ था। तो यहां पर कुछ नया नहीं है। एंड basically ownership of audit documentation, all these things we have already done. Layout. So did you understand ये जो essay 230 वाला चीज क्या है? उसी तरह ये essay 500 ये हम लोग माई बुक से ऑलरेडी, मेरे essay बुक से बहुत अच्छे से कर चुके हैं। ये सेम चीज आपके यहाँ पे भी लिया हुआ है, लिखा हुआ है बेसिकली कि ऑडिट एविडेंस इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन कंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर इंफॉर्मेशन। मतलब ऑडिट एविडेंस मतलब सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कुछ मिली है वो नहीं, कोई भी टाइप के क्लाइंट से रिलेटेड कोई अदर इंफॉर्मेशन जो ऑडिट में काम आए वो भी यहां माना जाता है। फिर एग्जांपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मिलते हैं, इनवॉइस, कॉन्ट्रैक्ट, अकाउंटिंग एंट्रीज, ये सब दिख रहा है। एंड अदर इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स नहीं है बट मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स, रिटन कंफर्मेशन जो डेटर्स या क्रेडिटर्स से आप मंगवाते हैं, दीज आर व्हाट अदर टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। Minutes of the meetings, written confirmation from trade receivables and trade payables. Okay? तो ये सारा हम लोगों ने कर लिया है। I'm not doing it again. और कोशिश ये चेक करना चाहिए कि जो ऑडिट एविडेंस आपको एक सोर्स से मिल रहा है वो दूसरे सोर्स से मिले हुए ऑडिट एविडेंस से इनकंसिस्टेंट नहीं हो, वरना फिर हमें और मेहनत करना पड़ता है, एडिशनल ऑडिट प्रोसीड्यूर्स परफॉर्म करना पड़ता है। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इज इनकंसिस्टेंट तो हमें एडिशंस करने पड़ते हैं टू रिजॉल्व द मैटर। ये मेरे नोट्स में भी था, आई जस्ट शो इट टू यू। एंड पूरे ऑडिट एविडेंस चैप्टर पढ़ने के समय एक वर्ड बार बार आया, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जिसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था। सफिशिएंसी का नॉर्मली मतलब क्या होता है? क्वांटिटी, मेरे बुक्स में भी था। अप्रोप्रिएटनेस मतलब क्वालिटी। बट एक लाइन अच्छा दिया हुआ है, एमसीक्यू में आ सकता है या ट्रू फॉल्स में आ सकता है, दैट सफिशिएंसी मतलब क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या चीज पे डिपेंड करता है? हम लोग पढ़े थे, रोमम लेवल अगर आपका ज्यादा है, साइज ऑफ द एंटिटी ज्यादा है, और एक अजीब चीज पढ़े थे, एंड ऑल्सो बाय द क्वालिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस। अगर आपको ऑलरेडी अच्छी क्वालिटी की एविडेंस मिल गई है, लेस क्वांटिटी विल बी रिक्वायर्ड। क्वांटिटी फिर लेस हो जाएगा। अगर क्वालिटी आपकी अच्छी है, बहुत अच्छे अच्छे एविडेंसेस मिल गए हैं, तो आपका ऑडिट एविडेंस, आप क्वालिटी अगर अच्छा है तो क्वांटिटी फिर कम भी कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली क्वांटिटी क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। तो ये सफिशिएंसी के लिए देखिए ये पॉइंट्स जो मैंने आपको बोले, एंड एक दो और हमने बोला था, कई बार क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, या मेरे नोट्स में लिखा था डिग्री ऑफ एश्योरेंस अगर आपको बहुत हाई चाहिए होती है तो क्वांटिटी भी फिर और हाई चाहिएगा। ये सब चीज आपने मेरे नोट्स में भी देख रखा है। 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग जजमेंट एज टू सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस। अप्रोप्रिएटनेस इज द मेजर ऑफ क्वालिटी, और ये डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पे। बताओ, रेलिवेंस, थोड़े दिन पहले मैंने एक रिवीजन भेजा था आपको, रिलायबिलिटी, इन पर डिपेंड करता है। और रिलायबिलिटी जो है वो फिर आगे डिपेंड करता है कई और फैक्टर्स पर। सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंस, कैसे कैसे आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड करेंगे, कौन सा एविडेंस ज्यादा रिलायबल होगा। तो आइए एक सेकंड के लिए मैं आपको यहां पर
ऐसे 500 ले चलता हूं ताकि आपको याद आ जाए। तो आज एक चीज हम लोग को याद आया, वर्किंग पेपर्स दूर तक काम आता है। फ्यूचर ऑडिट्स, अकाउंटेबिलिटी, R is help in review, help in supervising, help in planning, help in quality control reviews, and 7 years, 8 ईयर मत लिख के आना। एंड क्या होता है वर्किंग पेपर्स के अंदर? कंटेंट, हु परफॉर्म द ऑडिट, डेट ऑफ कंप्लीशन, हु रिव्यूड, डेट ऑफ रिव्यू, व्हाट वर द मेन ऑब्जर्वेशंस, व्हाट आर द एविडेंस ऑब्टेन्ड, और कितना डिटेल में आपका वर्किंग पेपर्स मेंटेन होगा, साइज ऑफ द एंटिटी, मटेरियलिटी लेवल, रॉमम लेवल, एक्चुअल मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड, फैक्टर्स वाला क्वेश्चन आया था ना आज, वो भी हमने देखा। अभी हम लोग, अब जब ये क्वेश्चन सपोज मैं आपके संग अभी डिस्कस कर रहा हूं, मैं 4 पॉइंट्स बोल के अटक गया, तो आपको फिर खोजना चाहिए और कौन कौन से पॉइंट्स मेरे मिस हुए हैं। जैसे कि अभी मैं 4 पॉइंट्स बोला आपके सामने, तो यहीं पर आप देखोगे फैक्टर्स में और क्या 7 है आपके बुक्स में। रॉमम लेवल हो गया, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीड्यूर्स टू बी परफॉर्म, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, ऑडिट मेथोडोलॉजी यूज्ड, ये सब भी डिपेंड करेगा कि मुझे कितना डिटेल में मेंटेन करना चाहिए। नाउ मैं दिखाने जा रहा था आपको SA 500, SA 500। तो ऑडिट पीरियोडिकली इस टाइप के डिवीजन सुनना बहुत जरूरी है, वरना पढ़ते हैं सब याद रहता है पर आप भूल जाते हैं बाद में। तो लुक हियर, वेयर आर वी? यस, कि रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं, तो रेलिवेंस रिलायबिलिटी डिपेंड्स ऑन सोर्स, नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस, कहां से आप ऑडिट एविडेंस ला रहे हैं। नेचर मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है या डुप्लीकेट है। सोर्स इज ओरल एविडेंस, सॉरी सोर्स मतलब एक्सटर्नल या इंटरनल। नेचर में आपका ये विजुअल्स है या डॉक्यूमेंट्री है या ओरल है, विच इज मोर रिलायबल। रेलिवेंस मतलब क्या चीज के टेस्टिंग के लिए आप एविडेंस गैदर कर रहे हैं। जैसे डेटर्स के कंफर्मेशन के लिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज अ बेटर वे, बट फॉर क्रेडिटर्स इट इज नॉट कंसिडर्ड एज वेरी गुड। तो ये सारे टाइप के फैक्टर्स आपकी बुक्स में भी मैंने पूरा अच्छे से पढ़ाया था, तो इनडायरेक्टली याद भी हो जाता है। चलिए, वेरी गुड। तो हम लोग कहां थे? ऑडिट प्रोसीड्यूर्स। अब एक नेक्स्ट टॉपिक आपको मैट में दिख रहा है, ये एक था रैप, एक था फैप, ऑलरेडी डन इन डिटेल फ्रॉम माय बुक्स। रैप इज डन इन द प्लानिंग स्टेज, याद आया। और एविडेंस कैसे ऑब्टेन करते हैं इसको मैंने याद करवाया था, OICAI बोलकर, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स, इंक्वायरी, याद आया कुछ? C से क्या है? कंफर्मेशन भी होता है, C से कैलकुलेशन भी होता है, रिकैलकुलेशन। कहां पढ़ा था आपने ये? इनिशियल टॉपिक्स में आपने पढ़ा था दैट व्हाट आर द प्रोसीड्यूर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। याद दिलाऊं कहां पर है मेरे बुक्स में? आई विल शो इट टू यू। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा दैट आवर बुक इज कंटेनिंग एवरीथिंग इन अ बेटर वे। पर इंस्टीट्यूट मैट जो आपको अकेले में पढ़ के चेक नहीं करना पड़े, इसलिए मैं ही सब कुछ आपको यहां कर दे रहा हूं। लुक हियर, इंस्पेक्शन में क्या होता है? यू एग्जामिन द रिकॉर्ड्स, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एसेट्स। कई बार आप इंस्पेक्ट करते हैं इंटरनल कंट्रोल्स कैसे चल रहा है। ऑब्जर्वेशन में आप दूसरे प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, आप चेक कर रहे हैं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन, डायरेक्ट कंफर्मेशन फ्रॉम द थर्ड पार्टी। कैलकुलेशन इज अरिथमेटिकल एक्यूरेसी की चेकिंग। एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स, इंक्वायरी क्या होता है? इसमें लोग गलती कर देते हैं MCQ में। इंक्वायरी इनसाइड भी होता है, इंक्वायरी आउटसाइड भी होता है। आज ये सुना हुआ है, कल याद रखना। और इंक्वायरी से सिर्फ सारा चीज चेक नहीं हो सकता, हमें दूसरे स्टेप साथ में इंक्वायरी के लेने पड़ते हैं। बट सबसे पॉपुलर वन जो पूरे मार्केट में होता है दैट इज इंस्पेक्शन, रिमेंबर दिस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे हम लोगों ने यहां से वापस कर लिए एंड आई हैव हैमर्ड अपॉन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। इंक्वायरी इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होता है। नाउ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, फर्दर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स 2 टाइप के हैं। आप 2-3 पेज घुमा के पहुंचे हैं, अपने पेज नंबर्स हो सकता है अलग हो। एक है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, जिसको हम लोग बेसिकली इसमें क्या चेक करते हैं कि इंटरनल कंट्रोल इज ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट। ओके, and what is another one? Another one is substantive procedures. Substantive procedures के अंदर एक होता है test of details, okay, TOD, और एक है analytical procedures। तो further audit procedures पर अगर short note आए तो ये इस पर होगा। अगर आपके रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्यूर के दौरान पता चला रॉमम जो है
वो हाई है तो फर्दर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स हमारे बढ़ेंगे. बट फर्दर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स का ब्रेकअप देख लीजिए वापस से. टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, जिसका मतलब है वेदर इंटरनल कंट्रोल इज ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट. सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर्स, इसमें टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी आ रहा है, एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स भी आ रहा है. व्हेन आई से टेस्ट ऑफ डिटेल्स, इसके अंदर भी दो है सर. कौन से दो? वाउचिंग जो एक्सपेंस इनकम का होता है, एंड देन अदर इज वेरिफिकेशन जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का होता है. वाउचिंग इज एक्सपेंस इनकम, वेरिफिकेशन इज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. तो लुक एट द स्क्रीन्स. टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर्स दो प्रकार के हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड एनालिटिकल प्रोसीड्यूर. सारे दिखे आपको? वेरी गुड. तो फर्दर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स के शॉर्ट नोट में ये सारे अंश जो मैंने बोर्ड पर लिखा है, एफएपी आपके ज्यादा होंगे अगर रॉमम लेवल ज्यादा है. एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन स्टेज ऑफ ऑडिट कैरी होता है. रैप इज कैरिड व्हेन? ड्यूरिंग दी, बताइए मुझे, रैप कब कैरी होता है? ड्यूरिंग दी प्लानिंग स्टेज. सर मैं भूल गया, रैप में क्या होता है? रैप में यू स्टडी द business of the company, the type of activities company is carrying, the location of activities, you study the internal control. सब वो तो नीचे कर रहे हैं ना. नीचे टेस्ट होता है इंटरनल कंट्रोल. वहां सिर्फ ओवरव्यू रख के देख रहे हैं कि इंटरनल कंट्रोल है ना इनके पास, अच्छे से ऑपरेट हो रहा था या नहीं हो रहा था, वो नीचे वाले में हो रहा है. तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्यूर्स में आप लॉज आपके यहां कौन कौन से एप्लीकेबल है, क्या चांसेस ऑफ फ्रॉड या एरर आपको नजर आ रहा है रॉमम लेवल, ये सब चेक होता है ताकि उस हिसाब से आपके फर्दर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स डिजाइन हो सके. इज इट ओके? तो ये सारी चीजें हम लोग देख रहे थे. आई एम नॉट रीडिंग इट अगेन. क्या कंसिस्टेंटली अप्लाई हुआ था या नहीं हुआ था. बट हमेशा याद रखना, सिर्फ इंक्वायरी से कोई चीज टेस्ट नहीं होती है. अदर प्रोसीड्यूर्स हैव टू बी डन अलोंग विद द इंक्वायरी. ये चीज याद रखना. एंड टाइमिंग, कब चेक करना चाहिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को? Usually throughout the period. Okay? तो ये सारी चीजें यहां पर हम लोग देख रहे हैं. ये ऑलरेडी हो गया था. सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर्स से मेन फायदा क्या होता है अगर कोई पूछे? सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर्स हेल्प टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स एट द असर्शन लेवल. मतलब एक्सपेंस, इनकम, ट्रांजैक्शंस जिसको आप बोलते हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज. तो एग्जाम में आया डैश प्रोसीड्यूर्स आर डिजाइन टू डिटेक्ट एमएमएस एट असर्शन लेवल. तो दैट इज सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर्स, जिसके अंदर ये दो टाइप के हैं, एनालिटिकल भी हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी है. तो प्लीज नोट इट डाउन. डैश प्रोसीड्यूर्स, ये जो हेडिंग दिख रहा है, दे आर डिजाइन टू डिटेक्ट एमएमएस एट द असर्शन लेवल. तो जो आपको बुक से पढ़ना चाहिए था, मैं अपने साथ साथ मेरे बुक और उसको क्रिस्टलाइज करा के थोड़ा सा रैंडमली रिवाइज करा के आगे बढ़ रहा हूं. वाओ, दिस इज अ गुड चार्ट. फुल पेज कर दीजिए एक बार, बच्चे ऑब्जर्व करेंगे कि वो चार्ट है जिससे आपका पूरा ऑडिट का बेस डेवलप हुआ है. नजर डालो, अच्छे से नजर डालो. ओके, चलिए. तो एक बात बताओ, अगर रॉमम लेवल नहीं है या बहुत कम है तो भी क्या ऑडिटर परफॉर्म करेगा सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर्स? यस, irrespective of the ROMM level, he will have substantive procedures for each important class of transaction balances and disclosures. ये होगा ही होगा. That because there are some inherent limitations, तो ऑडिटर को करना ही पड़ेगा. Okay? तो that auditor has to carry out substantive procedures. उसको करना बहुत जरूरी है. और जब हम लोग ये पढ़ेंगे कि कौन से प्रोसीड्यूर्स कब बेटर होते हैं, वो हम लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे. सो आई एम नॉट डूइंग इट हियर.
नाउ अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ये आप मेरे से आने वाले क्लासेस में पढ़ोगे, अगर नहीं पढ़ा SA 505, ये सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीड्यूर्स की तरह यूज होते हैं, लाइक डेटर्स बैलेंस, लोन कंफर्मेशन, क्रेडिटर्स बैलेंस, अकाउंट्स रिसीवेबल, ये सब के चीजों में ये यूज होता है। ओके, पढ़ के देखिए। तो लिखा हुआ है दे आर फ्रीक्वेंटली यूज एज सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीड्यूर्स but sometimes they may also be used to obtain audit evidence about the absence of certain conditions. पढ़ के देखिए इस चीज को। पढ़ के देखिए। तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन नॉर्मली किसके लिए यूज होता है? बैलेंसेस, but sometime for other conditions also it can be used. कोई चीजें आपकी मौजूद नहीं थी, इसके लिए भी आपको एविडेंस हासिल करना पड़ेगा। ओके, यहां पर लिस्ट दिया हुआ, इन्वेंट्रीज लाइंग विथ थर्ड पार्टीज, प्रॉपर्टी टाइटल डीड्स हेल्ड बाय लॉयर्स, ये सब के लिए भी यूज होता है। बट हर चीज के लिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन अच्छा नहीं है। दे मे प्रोवाइड लेस रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस अबाउट द रिलेटिंग टू द रिकवरेबिलिटी ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल दैन द डू ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। वेरी इंटरेस्टिंग MCQ, ट्रू फॉल्स लिखो, मैं समझाता हूं। लेआउट, जब आपने एक्सटर्नल कंफर्मेशन मेरे से पढ़ लिया, मैं अज्यूम कर रहा हूं, इसलिए ये वीडियो मैंने बहुत देरी से प्लेस किया अपने सीक्वेंस में, कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन से हमें पता चलता है हाँ हमारे डेटर्स हैं, but they provide less relevant audit evidence relating to the recoverability than they do of their existence. यानी ये जो वर्ड मैं लिखूंगा इस पे MCQ या true false आता है, that EC provides evidence of existence, better evidence, it provides better evidence of existence rather than रिकवरेबिलिटी। रिकवरेबिलिटी से बेटर यहां पर हमें एविडेंस मिलता है ऑफ द एग्जिस्टेंस। सो एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोवाइड्स बेटर एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस रादर देन रिकवरेबिलिटी। रिमेंबर दिस, ओके? पक्का? ओके। उसके बाद factors that may help auditor in determining whether external confirmation to be performed does not include, किन factors पर depend करता है कि ये हमें परफॉर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक बार रीड कर लेना कि जिससे हम कंफर्मेशन मांगे हैं वो क्या हमें कंफर्मेशन देगा टाइम से, कि क्या उस पार्टी को जिससे हम कंफर्मेशन मांग रहे हैं क्या उसे नॉलेज है सब्जेक्ट मैटर के बारे में। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स और हैं जिससे हमें पता चलता है वेदर वी शुड रिलाई और नॉट। उसी तरह सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर्स हम कई बार कैरी करते हैं अलग अलग केस में, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, लाइक फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीड्यूर्स, रिकॉन्साइल करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिकॉर्ड्स को, कि रिकॉर्ड्स में जो फिगर्स हैं वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पोस्ट हुए हों। इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज को हम लोग चेक करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट की वो जर्नल एंट्रीज सही पास किए गए हैं ना, उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग प्रोसेस, अगर हेडिंग एग्जाम में आ जाए दैट गिव एग्जांपल ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग प्रोसेस, तो आपको आंसर में ये लिखना है कमेंट में, 3 मार्क्स। लोग इसमें क्या लिख के आगे बताओ? Substantive procedures are of 2 types, vouching verification, that is test of details, another is analytical procedure, marks नहीं मिलेगा। When they are asking substantive procedures related to financial statement closing process, आपको बताना है, the auditor will check and see that financial records and the financial statement are agreeing with each other. They will check important journal entries and adjustments made in the FST, जब बनाया जा रहा था ये चेक किया जाएगा। तो कितना ज्यादा चेकिंग मुझे करना है नहीं करना है ये डिपेंड करेगा कितना कॉम्प्लेक्स है इनका रिपोर्टिंग प्रोसेस
एंड रोमम लेवल, उस पर डिपेंड करेगा कि मुझे क्या क्या चेक करना है. ओके उसी तरह कई बार सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर्स हमें ये चेक करने के लिए पता लगाया जाता है कि क्या कोई सिग्निफिकेंट रिस्क अगर है तो पता लगाना पड़ेगा कि क्या वो सिग्निफिकेंट रिस्क इतना बड़ा रिस्क है कि हमारा पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एमएमएस आ रहा है, तो हमें वो भी चेक करना पड़ेगा. यानी कि सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर्स, अभी तक हम लोग क्या सीखते थे, लुक एट द स्क्रीन, सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर ये है. ओके अब इसी के दौरान हमें आज क्या पता चला, यू कैन ड्रॉ हियर इटसेल्फ, इसी चार्ट में आप बना सकते हो. सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग बैलेंसेस, ये वो दो ठो हैं कि रिकॉर्ड्स एंड एफएसटी मैच कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज. ये ना फाइनेंशियल सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग प्रोसेस, बैलेंसेस नहीं, रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग प्रोसेस. इसमें हम इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज भी चेक करते हैं, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स भी चेक करते हैं. तो फाइनली इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन हमें सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर्स का भी काफी आइडिया मिल गया है. Now what is assertions? Now don't ask me this question. We have already done in second या third class कि assertions क्या होता है, और हमने आपको बताया था ट्रांजैक्शन इवेंट्स के assertions क्या हैं, अकाउंट बैलेंसेस के assertions क्या हैं. ये हम लोग बहुत डिटेल में कर भी चुके हैं. एंड डिस्क्लोजर्स वाले assertions क्या हैं मैं दिखा भी दूंगा अभी आपको फिर से. ओके तो ये सारे चीजें यहां पर हैं. अब जैसे यहां पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, मैं वो भी आपको बताऊंगा हाउ द एग्जांपल शुड बी वर्कड. जैसे लुक एट द स्क्रीन्स, ये assertions वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कहां से किया था. अगर मैं अपने ऐसे के बुक को दिखाऊं, जब हम लोगों ने पढ़ाई शुरू की थी ना, वहां पर 315 के अंदर assertions के बारे में हमने पढ़ा था. यू रिमेंबर दिस? ऑकरेंस, सारे ट्रांजैक्शन इसी एंटिटी से रिलेटेड है, ऑल हैव बीन रिकॉर्डेड, सब अप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड हुए हैं, करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड हुए हैं, इसको कट ऑफ बोलते हैं. प्रॉपर अकाउंट्स में दे हैव बीन रिकॉर्डेड, रेवेन्यू कहीं कैपिटलाइज तो नहीं हुआ. ऐसे करके सिर्फ ये सब अंदर के पॉइंट्स भी आपको लिखने पड़ेंगे. ऑल अप्रोप्रिएटली रिकॉर्डेड, करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड, रिकॉर्डेड इन प्रॉपर अकाउंट्स. तो ये सब याद करके आपको डेवलप करना पड़ेगा. ओके कहां लिखा हुआ है, लुक एट द स्क्रीन्स, ये सारे assertions हैं. तो इन्होंने एग्जांपल दिया है, बैलेंस शीट में एक आइटम मिला 8000, तो क्या assertions होगा कि कंपनी के पास कैश इन हैंड वैलिड नोट्स में 8000 था, कैश वाज फ्री एंड अवेलेबल फॉर एक्सपेंडिचर. ये सब दिख रहा है. अब जैसे प्लांट, ये आपको बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, फर्म इज द ओनर ऑफ दिस प्लांट एंड मशीनरी, हिस्टोरिकल कॉस्ट इसका 2 लाख है, ये एग्जिस्ट करता है, ये प्लांट एंड मशीनरी, ये बिजनेस में यूज हो रहा है. तो एग्जाम में ना ये क्वेश्चन में आ जाता है, ये आंसर पूछ लेता है. फुल पेज करो, 3 मार्क्स. क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट assertions कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट, व्हाट assertions कैन बी ड्रॉन. तुम ऐसे तो रट के गए हो व्हाट आर assertions, बट दे आर आस्किंग व्हाट assertions कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस एक्सट्रैक्ट. तो स्टार्ट राइटिंग एवरीवन. तो आपको आंसर इसमें ये लिखना पड़ेगा. वैसे ही यहां पे क्वेश्चन आ गया, व्हाट assertions कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस एक्सट्रैक्ट. इस एक्सट्रैक्ट से क्या assertions ड्रॉ किए जा सकते हैं. अगर ऐसा पेपर आ जाए तो इस टाइप के पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं. वैसे तो हमको आता था कि हमें यहाँ पे ओनरशिप, एग्जिस्टेंस, ये सब के बारे में देखना है, वैल्यूएशन. सर कैसे पता, आई विल जस्ट शो इट टू यू. देखिए जब बैलेंसेस के बारे में देखते हैं तो यही तो देखते हैं, कंप्लीटनेस कि सारे एसेट्स रिकॉर्ड हुए हैं, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, ऑब्लिगेशन. कवर बोलते थे, याद है, COVER. C is standing for completeness, O is obligation, V is valuation, E is existence, R is right. दिख रहा है ऐसा कुछ? वेरी गुड. तो उसी तरह हम लोग अब और आगे जाएंगे. ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं. जैसे हमारे यहां कोई कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी नहीं है, तो ये एक नेगेटिव असर्शन के रूप में बोला जाता है. नथिंग ग्रेट. अगले पेज में था, व्हाट इज नेगेटिव असर्शन. एक बार रीडिंग कर दो, यहां से कोई क्वेश्चन एज सच नहीं बन सकता.
आफ्टर दिस टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, ये हमने पहले ही देख लिया था कि रिलायबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द सोर्स एंड नेचर. याद आया आपको? रिलायबिलिटी सोर्स एंड नेचर पे. विजुअल सबसे ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं, देन द ओरल, देन द डॉक्यूमेंट्री. इंटरनल एविडेंस एंड एक्सटर्नल एविडेंस. सेल्स इनवॉइस इंटरनल है, डेबिट नोट्स क्रेडिट नोट्स इंटरनल है, कैश मेमो इंटरनल है, पर परचेज इनवॉइस एक्सटर्नल एविडेंस है. एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ओके, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट कमिंग फ्रॉम पार्टीज एक्सटर्नल है. सो ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी क्लास में भी देख चुके थे. आई एम जस्ट मार्किंग इट अगेन. इफ समवन वांट्स टू रीड इंस्टीट्यूट मैट, यू रीड विथ मी, अपने आप मत पढ़िएगा. रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी हमने ऑलरेडी आपको बता दिया था डिटेल में. व्हाट इज रेलिवेंस, व्हाट इज रिलायबिलिटी, ये सब दिख रहा है. और जो एविडेंस हमें डायरेक्टली मिलते हैं वो ज्यादा रिलायबल होते हैं. ऑडिटर ने खुद इंटरनल कंट्रोल में कुछ वीकनेस देखा. मैं होटल का ऑडिटर हूं, मैं बैठा वहां पर, देखा कुछ लोग तो बिल दिए बिना चले जा रहे हैं. फिर मैंने देखा इनके सॉफ्टवेयर में रेट अलग है, इनका मेन्यू कार्ड में अलग है. तो ये सब चीज मेरे खुद के ऑब्टेन किए एविडेंस है, दैट इज मोर रिलायबल. ओके, और अगर मेरे इंटरनल कंट्रोल अच्छे हो तो मेरे रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि मेरे इंटरनल कंट्रोल्स भी अच्छे हैं. एंड हाँ सॉरी, ये एक लाइन जो भी मैंने कुछ मुंह से कुछ और बोला था, ये देखो. एविडेंस इन डॉक्यूमेंट्री फॉर्म इज मोर रिलायबल देन एविडेंस ओरली. ट्रू. ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वाला एविडेंस जो होता है वो मोर रिलायबल देन ऑडिट बाय फोटोकॉपीज होता है. ट्रू. पढ़ के देखो प्लीज, फुल पेज. चलिए, तो ओरिजिनल वाला मोर रिलायबल देन फोटोकॉपीज, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म वाला मोर रिलायबल देन ओरल, याद रखिएगा. एंड विजुअल सबसे ज्यादा रिलायबल है. वैसे ही एक नया, अच्छा, रिलायबिलिटी कब बढ़ जाती है, अच्छा पॉइंट लिखा है. इंडिपेंडेंट सोर्सेज कंट्रोल्स अगर इफेक्टिव हो, डायरेक्टली अगर ऑडिटर ऑब्टेन किया हो, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म वाला मोर रिलायबल देन ओरल, एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वाला भी. तो आई फील when internal control is effective या independent sources या directly auditor ने कुछ internal control में देख कर किया है, ये चेक करो. मेरे बुक्स में भी ये पांचों पॉइंट्स थे क्या रिलायबिलिटी के बारे में, वरना आप ऐड कर लीजिएगा. यू कैन ऐड दिस चार्ट इन माई बुक, ऐड इट. कहां पर, मैं बताता हूं. ये देखो मेरा बुक था जहां पे तुम लोग ऐसे 500 पढ़ रहे थे, याद आया? जहां पे था ना रिलायबिलिटी डिपेंड्स ऑन सोर्स एंड दिस, हाँ लिखा सारे ही है, देखो. इंडिपेंडेंट पार्टी डायरेक्टली ऑब्टेन थ्रू बाय द ऑडिटर, ऐसा भी बोल सकते हैं. एंड अगर इसी में आप ऐड कर सकते हो, इफ इंटरनल कंट्रोल इज रिलायबल देन ऑडिट एविडेंस इज मोर रिलायबल. इफ इंटरनल कंट्रोल इज वीक, माय एविडेंसेस जो इंटरनली मिल रहा है वो मेरा कम रिलायबल हो जाएगा. ठीक है, ये सेम चीजें ही हैं, बट यहां पर चलो रिलायबिलिटी कब इंक्रीज होता है, अगर क्वेश्चन आए तो आपके पॉइंट्स ये 3 मार्क्स के लिए ये याद हो जाएंगे कि दीज आर दोज केसेस व्हेन रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस इंक्रीजेस. इन्हीं दिनों में लेआउट हमने ऐसे 580 भी पढ़ा था कि ऑडिटर कुछ कुछ चीजें लिखवाता है मैनेजमेंट से एंड TCWG से टू कंफर्म सर्टेन मैटर्स, लैंग्वेज मिला, और टू सपोर्ट सम ऑडिट एविडेंस. लर्न, हाँ, ये मेरे बुक में भी था. टू कंफर्म सर्टेन मैटर्स और टू सपोर्ट सम ऑडिट एविडेंस. बट इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो असर्शंस होते हैं वो नहीं आते, वो तो ऑलरेडी लिखे हुए. दिस इज टू कंफर्म और टू सपोर्ट. बट कैन वी ओनली रिलाई ऑन दीज रिप्रेजेंटेशंस? आप बताइए, हम क्या सिर्फ इन पर रिलाई कर ले जो इन्होंने बोला है, बस हम क्या उसी पर रिलाई कर ले? नो. ये कहां लिखा हुआ है? यहां पे लिखा हुआ है जस्ट आई विल शो इट टू यू. फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लेटर. हाँ, डाउट एज टू इफ ऑडिटर को लग रहा है कि मैनेजमेंट एथिकल नहीं है, गलत है, तब तो फिर जो उनके द्वारा रिटन रिप्रेजेंटेशन है मुझे उस पर भी डाउट करना पड़ेगा. या हमको रिटन रिप्रेजेंटेशन में जो उन्होंने लिख के दिया और हमें जो दूसरे ऑडिट एविडेंस कुछ और मिले हैं, तो हमें दूसरे ऑडिट प्रोसीड्यूर्स परफॉर्म करने चाहिए, फुल पेज, टू रिजॉल्व द मैटर.
और अगर हमने कोशिश की पर दूसरा प्रोसीड्यूर से भी मैटर अनरिजॉल्व्ड है, तो फिर हमें बहुत बड़ा इंपैक्ट लेना पड़ेगा कि सारे रिप्रेजेंटेशंस इनके गड़बड़ हो सकते हैं। और अगर ऑडिटर को लग रहा है कि मैनेजमेंट के रिटन रिप्रेजेंटेशंस नॉट रिलायबल हैं, तो फिर ऑडिटर देखेगा कि ऑडिट ओपिनियन पे क्या फर्क आएगा, क्या वो मॉडिफाई करे या नहीं करे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है कि डाउट एज टू द रिलायबिलिटी ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन। मैं आपको ना एक काम करता हूं, वेट, पहले मेरे संग आप 580 में आ जाइए, जो मेरे बुक में 580 दिया हुआ है, पहले एक बार उसको मैं वापस दिखाता हूं, एंड देन आई विल अगेन स्टार्ट विथ योर प्रिपरेशन फॉर्मेट। SA 580, यस, देखिए मैंने भी सेम चीज पढ़ाया था आपको, that written representation is not a substitute for other audit evidence. It helps the auditor to confirm certain matters or support other audit evidence. But हमसे उस पर rely नहीं कर सकते। तो it's a matter of professional judgment, किन matters में मुझे लिया जाना चाहिए, नहीं लिया जाना चाहिए। It's a matter of professional judgment. तो लिखा हुआ है, if management does not provide the written requested written representation, हम डिस्कस करेंगे, हम सोचेंगे इन लोग इंटीग्रिटी क्वेश्चन मार्क है, उससे क्या इफेक्ट आएगा मेरे ओपिनियन में। ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं जो हमें आंसर्स में आना चाहिए। यूजुअली रिटन रिप्रेजेंटेशन किन एरियाज में हम मांगते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एरियाज में हम कई बार मांगते हैं। क्या आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाई किया था? क्या आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार है? क्या आपका इंटरनल कंट्रोल ठीक से इंप्लीमेंट एंड मेंटेन हो रहा है? कई बार हम मांगते हैं कि क्या आपने हमें सारे इंफॉर्मेशन दे दिए ना, जो हम मांगे। क्या डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल आपके नॉलेज में क्या है, हमें बताइए। आप हमें बताइए कि आपका गोइंग कंसर्न अजम्पशन आपने कैसे असेस किया कि वैलिड है। क्या आपको लग रहा है आपके एस्टिमेट्स रीजनेबल हैं? क्या बोल सकते हैं कि जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स है वो इतने मटेरियल नहीं होंगे? तो कई बार एग्जाम में आ गया, व्हाट आर द एरियाज ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके बहुत चीजें हैं। वो मैनेजमेंट से लिखवाता है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाई हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, इंटरनल कंट्रोल सही तरीके से डिजाइन इंप्लीमेंट मेंटेन हुआ है। तो ये लर्न करने का आज मौका मिल रहा है आपको मेरे साथ साथ पॉज कर करके, क्योंकि इन दिनों आप बोलेंगे मार्किंग किए और भूल गए, पर नो, वी आर ट्राइंग टू कंसोलिडेट एवरीथिंग अगेन। अब देखो यहां पर, अगर ऑडिटर को डाउट है अबाउट द कॉम्पिटेंस ऑफ मैनेजमेंट, देन द ऑडिटर शैल डिफेक्ट कि क्या इफेक्ट आएगा ऑन द रिलायबिलिटी। अगर हमको लेआउट, अगर हमको मैनेजमेंट पे डाउट है तो उनके दिए हुए रिटन रिप्रेजेंटेशंस पर भी डाउट होगा एज ऑडिट एविडेंस। और ऊपर से अगर मैच नहीं कर रहा है, मैनेजमेंट का एविडेंस कुछ और है और रिटन रिप्रेजेंट ऑडिटर का एविडेंस कुछ और है और रिटन रिप्रेजेंटेशंस कुछ और बोल रहा है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रोसीड्यूर्स कैरी करने पड़ते हैं टू सॉल्व दिस। अगर अनरिजॉल्व्ड है तो ऑडिटर को फिर भैया मैनेजमेंट के ऊपर ही डाउट होता है कि क्यों नहीं मैच कर रहे हैं चीजें। ओके, एंड अगर मैनेजमेंट प्रोवाइड नहीं करता है रिटन रिक्वेस्टेड रिप्रेजेंटेशन, वो हम डिस्कस करेंगे, भाई क्यों नहीं आप मुझे लिख कर दे रहे हैं। उनकी इंटीग्रिटी पर मुझे एक सवाल उठेगा एंड हो सकता है इफेक्ट ऑन द ऑडिटर्स ओपिनियन भी मुझे कंसिडर करना पड़ेगा 705 के अनुसार। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहां से 2 छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। लोग है ना यूजुअली छोड़ के जाते हैं इजी टॉपिक्स को, मत छोड़ के जाना। तो 580 में आपने ये देखा था, नाउ डेट एंड पीरियड कवर्ड बाय रिटन रिप्रेजेंटेशन, तो बोलते हैं एज शैल बी एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू बट नॉट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। यूजुअली ये एविडेंसेस हम कोशिश करते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट के पहले तक हमें मिल जाए। ऑडिटर्स कंसर्न्ड इवेंट्स अकरिंग अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ज्यादातर वो मंगवाता है कि वहां तक तो आई जाए। और क्या क्या एरियाज में मंगवाते हैं मैंने आपको यहां पर दिखाया था, दैट इन विच एरियाज यूजुअली रिटन रिप्रेजेंटेशंस आर सॉट। अब है 501 ऑडिट एविडेंस एक्स्ट्रा प्रोसीड्यूर्स, हमें क्या लेना चाहिए फॉर सम सिलेक्टेड आइटम्स। इन्वेंट्री, ओके, ILS बोलते थे हम लोग, लिटिगेशंस एंड क्लेम्स, एंड नेक्स्ट वन इज सेगमेंट रिपोर्टिंग। ILS सर ये क्या पढ़ाया आपने? हम लोग को तो पता ही नहीं, आपके कभी क्या आपने पढ़ाया भी था इस टाइप की चीजों को? आई विल जस्ट शो इट टू यू। पहले ऐसे 501 ही यहां पर दिया हुआ है ना, मैंने वो चेक कर लेना है। यस, 505 हम लोग आज ऑलरेडी कर चुके थे, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। 2-3 पेज बाद, 4 पेज बाद फिर से ही आया, लिख लो, डन फ्रॉम एसे बुक।
तो आपको घर में कई एसेज इन दिनों भेजी गई थी, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप वो सारा देख चुके हैं। तो दिस इज ऑलरेडी डन फ्रॉम एसे बुक। व्हाट इज 510? ये लास्ट की तरफ एसेज हैं, एसे 510। ये भी आप मेरे ही नोट से पढ़ोगे। इनिशियल एंगेजमेंट, ओपनिंग बैलेंसेस की जब भी ऑडिटर चेंज होता है तो उसकी क्या ड्यूटी होती है यहां पर, कि जो क्लोज ओपनिंग बैलेंसेस में कहीं एमएमएस तो नहीं है, क्लोजिंग बैलेंसेस को आपने करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड किया है, ओपनिंग बैलेंसेस के रूप में अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाई हुए हैं ना, यही सब चीज यहां पे लिखा हुआ है। चेक करके देखो, चेंजेस अगर होते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज में इसे प्रॉपर्ली डिस्क्लोज भी कर दीजिएगा। तो यू मस्ट हियर दीज पॉइंट्स अगेन एंड अगेन, क्योंकि कई बार ऑडियो सुनने से ऑडिट याद होता है, तो आप थोड़ा सा 1.25 1.5 के स्पीड पे इन पॉइंट्स को सुना करिए, ताकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी फिर से आप समझ पाए। और इसमें कैसे कैसे चेकिंग होता है, वो प्रोसीड्यूरल क्वेश्चन है, ये आप उसी एसेज में करोगे। मैं पहले का चेक कर लेता हूं कौन कौन से टॉपिक्स यहां पर बेसिकली कवर्ड है। रिलेटेड पार्टी, एसे 550, ये जब पढ़ाते हैं तो इसमें बोलते हैं कारो इज ऑल्सो कमिंग इनटू पिक्चर, सेक्शन 188 कंपनी लॉ इज ऑल्सो कमिंग इनटू पिक्चर, एंड AS 18 is also coming into picture when we talk about related parties. तो कारो में बहुत रिपोर्टिंग है रिलेटेड पार्टी को लेकर। AS 18 अकाउंट्स, एडवांस्ड अकाउंट्स में आप पढ़ते हो या अकाउंट्स में आप पढ़ते हो, एंड ऐसे 550 रिलेटेड पार्टीज जो हम लोग यहां पर देखेंगे। मैं देख रहा हूं कि कौन कौन से एसेज बेसिकली यहां तक कवर्ड है। दिस इज ऐसे 560, ये भी मेरे नोट से आप पढ़ोगे। ओके, तो चलिए पहले हम पीछे जाते हैं। लेट मी गो बैक। तो हम लोग पढ़ रहे थे एसे 501। एसे 501 जो हम लोग, जो भी आपके बुक्स के पेज नंबर्स हो, फुल पेज करो। ऑडिट एविडेंस, स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। इसमें मैं बोलूंगा मेरे बुक में चलते हैं, दैट इज अ बेटर वे। पहले मैंने बस ये दिखा दिया कि इस चैप्टर के अंदर 501 था, और हम लोग 501 कैसे किए हैं अपने नोट से, जो पूरा यहीं से समराइज तरीके से अडेप्ट किया गया है। तो लेट मी गो टू 501। 501 में आएंगे हम लोग जस्ट थोड़ी देर में। मैं आपको पेज नंबर्स ढूंढ के यहां पर लग रहा है कहां पर है 501। 560 शायद अभी तक बैचेस में हुआ नहीं है, तो वो हम लोग चेक कर लेंगे। 501, आई एम वेटिंग फॉर 501। 560 अभी मैं भेजूंगा आपको करके कल परसों में, ये हो सकता कल भेजा हो, चेक कर लेता हूं। 501, कैन एनीवन टेल मी द पेज नंबर इन माय बुक्स? 501 कहां दिया हुआ है? शुरुआत में होगा। यस, आइए तो पहले मेरे नोट से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बोला जा रहा है कि क्या प्रोसीड्यूर्स परफॉर्म करा जाएगा ऑडिटर के द्वारा टू ऑब्टेन, क्वेश्चन बना दिया था मैंने, sufficient appropriate audit evidence about the existence and condition of inventory। क्योंकि यहां पर ड्यूटी क्या था 501 में, मुझे 3 चीजों के लिए ऑडिट एविडेंस हासिल करना है, जिसमें से पहला था, मेरे संग याद कर लेना इस वीडियो को देखते वक्त, फुल पेज, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। तो इसमें पहला होता है अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, नंबर 1। ओके, नंबर 2, performing audit procedure over entities financial records whether they are accurately reflecting inventory count results, and number 3, date of inventory counting, एक थर्ड पॉइंट यहां पर डिस्कस होता है, दैट इज द थर्ड पॉइंट। तो आइए एक एक करके देखते हैं, फुल पेज, स्टार्ट रीडिंग एवरीवन, क्योंकि एक सिंपल पेपर आ गया कि क्या प्रोसीड्यूर्स हम कैरी करेंगे अबाउट द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, याद हुआ सर? जब हम अटेंडेंस के समय रहेंगे ना, हम चेक करेंगे कि क्या मैनेजमेंट ने जो इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीड्यूर्स दिया है फॉर फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, क्या वो फॉलो हो रहे हैं।
We will see how management's counting procedures are actually performed. इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इन्वेंट्री की जो काउंटिंग हो रही है एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल रहा था. इंस्पेक्ट द इन्वेंट्री ताकि कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री पता चल सके. परफॉर्म टेस्ट काउंट्स, मुझे एक एक चीज काउंट नहीं करना है, ऐसे एक दो कार्टन खुला के मैं चेकिंग कर सकता हूं. हर कार्टन पे लिखा था 50 आइटम्स, तो क्या 50 आइटम्स एक्चुअली है या नहीं है. तो डिड यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री के लिए क्या होगा. कंडीशन के लिए तो लोग अल्टप्पा में बोलते हैं कंडीशन के लिए हमें इन्वेंट्री को इंस्पेक्ट करना होगा. एग्जिस्टेंस के लिए हमें अटेंडेंस रखना पड़ेगा एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग. कोशिश करना चाहिए हमें वहां पे पहुंच जाने के लिए, अनलेस इट इज इम्प्रैक्टिकेबल. अगर ऑयल पाइपलाइंस अंडरग्राउंड में है तो हम कैसे चेक करेंगे क्या मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस फॉलो हो रहे थे, क्या मैनेजमेंट के परफॉर्म काउंट प्रोसीड्यूर्स थे वो परफॉर्म हो रहे थे. परफॉर्म टेस्ट काउंट्स. डेट ऑफ इन्वेंट्री काउंटिंग. अच्छा ये एक और एक पॉइंट है, पॉइंट बी. एंटिटी का इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन होता है चेक करेंगे. क्या उसमें जो एक्चुअल इन्वेंट्री है वही रिकॉर्ड्स में भी आ रहा है ना, ये चेक करना बहुत जरूरी है. हम सिर्फ अटेंडेंस में फिजिकल इन्वेंट्री में चलेगा, हमें इनका रिकॉर्ड्स देखना होगा. और डेट ऑफ इन्वेंट्री काउंटिंग यूजुअली कई बार आगे पीछे होता है बैलेंस शीट डेट के, तो चेंजेस इन इन्वेंट्री बिटवीन द काउंटिंग डेट एंड द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी चेंजेस होता है दैट्स प्रॉपर्ली रिफ्लेक्टेड. कई बार ऑडिटर जा नहीं पाता है फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग में, लॉकडाउन है या रिमोट लोकेशंस है, अंडरस्टूड. then he will make some physical counts in an alternative date. कोई दूसरे दिन जाके कुछ physical counts perform करेगा. एंड अगर कोई कारण से पॉसिबल ही नहीं है अटेंडेंस वहां देना तो कुछ दूसरे तरीके से वो सबूत हासिल करेगा. ओके, स्टॉक लाइंग विद थर्ड पार्टी के लिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेगा, थर्ड पार्टी को रिक्वेस्ट करेगा कि आप लोग हमें कंफर्मेशन दीजिए. तो दिस इज द वे how attendance at physical inventory counting, checking the records of the client, किस डेट पर हो रहा है, जा नहीं पाए तो ऑल्टरनेटिव डेट पर जाएंगे, ऑल्टरनेटिव प्रोसीड्यूर्स कैरी करेंगे. सुन के बहुत इजी लगा है ना, बट इस ऐसे का ड्यूटी क्या था, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री. सो इनडायरेक्टली हमने ऐसे 501 हमारे नोट्स और इंस्टीट्यूट के मैथ से क्लब किया है. यहां पर लिटिगेशंस एंड क्लेम्स में मुझे चेक करना है क्या उन लिटिगेशंस एंड क्लेम्स से रॉमम लेवल तो नहीं अराइज हो रहा है. मैनेजमेंट से बातें कर रहा हूं मैं, इन हाउस लॉयर लीगल डिपार्टमेंट से बातें करूंगा, ऑडिट कमेटी के मीटिंग्स को, मीटिंग्स ऑफ टीसीडब्ल्यूजी के मीटिंग्स को मैं स्टडी करूंगा, वहां से मुझे सबूत मिलेगा. लीगल एक्सपेंस अकाउंट को देखूंगा, यहां इतना खर्चा कैसे हो रहा है. वेरी इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स टू आइडेंटिफाई कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन. स्टार्ट ऑब्जर्विंग एवरीवन, देखना शुरू करिए. रिकॉर्ड हो रहा है अब. ओके, सो आई एम रिपीटिंग, देयर वाज सम टेक्निकल स्नैग, आई एम रिपीटिंग अगेन. सो लिटिगेशंस एंड क्लेम्स को चेक करने के लिए ऑडिटर क्या क्या करता है, मैनेजमेंट से पूछ रहा है कि उनके इन हाउस डिपार्टमेंट वाले जो लॉयर्स हैं उनसे पूछ रहा है, एक्सटर्नल लॉयर्स से भी मैं पूछूंगा कि क्या इंपैक्ट आपको लग रहा है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स देखूंगा, लीगल एक्सपेंस अकाउंट देखूंगा, बहुत सारे पॉइंट्स हैं. सेगमेंट रिपोर्टिंग में भी मैं AS 17 फॉलो हुआ है क्या, और कहीं कहीं पर एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स ऑडिटर को कैरी करना पड़ता है कि सपोज कोई कॉमन एक्सपेंस है विच इज इनकर्ड इन 2 सेगमेंट्स एंड हाउ इट शुड बी शेयर्ड एंड एलोकेटेड, ये सब भी यहां पर देखना पड़ता है. नाउ देयर इज अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन ऑफ एग्जाम कि जब ऑडिटर प्लान कर रहा होता है कि फिजिकल इन्वेंट्री के लिए उसे अटेंडेंस देने जाना है, क्या मैटर्स वो लेगा व्हाइल प्लानिंग द अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंट. जैसे कि नंबर 1 कि नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड टू इन्वेंट्री कैसा है. इंटरनल कंट्रोल जो इन्वेंट्री पर है वो क्या इंस्ट्रक्शंस और सब फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग के जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं क्या वो फॉलो होते हैं यहां पर, वो देखेगा. नेक्स्ट, रॉमम लेवल इन्वेंट्री का कैसा है. नेक्स्ट,
टाइमिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इनके यहाँ क्या रहता है, क्या क्या लोकेशंस पर रहता है, क्या कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड इन्वेंट्री है तो एक्सपर्ट की दरकार पड़ती है, नेचर ऑफ इन्वेंट्री क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ WIP, बिकॉज कुछ कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे होता है जहां WIP असेसमेंट इज अ बिग टास्क। तो इस टाइप से ये एग्जाम का क्वेश्चन है जो आपको वीडियो पॉज करके वापस पढ़ना चाहिए। मैटर्स रेलिवेंट इन प्लानिंग अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंट। ये क्वेश्चन अलग है कि अटेंडेंस को प्लान करने के लिए क्या क्या वो सोचता है। जिसमें से पहला पॉइंट है द नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड टू इन्वेंट्री। फिर जो पॉइंट है रॉमम लेवल, टाइमिंग, लोकेशन, कॉम्प्लेक्सिटीज, नेचर ऑफ इन्वेंट्री। तो ये है ओनली अटेंडेंस को लेकर। और एक क्वेश्चन था यहां पर, एक ब्रॉड क्वेश्चन कि एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री के लिए मुझे क्या क्या देखना पड़ता है। अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, परफॉर्म प्रोसीडर्स ओवर एंटिटीज इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं यहां पर, ये हमने अभी अभी देखा। अपार्ट फ्रॉम दिस कई बार हम जो एक्सटर्नल लॉयर से लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी भी मंगवाते हैं, वो उसके बारे में यहां पर लिखा हुआ है कि एस्टीमेट पूछते हैं हर केस का। सो दिस इज व्हाट वी वांटेड टू डिस्कस इन essay 501। तो चलिए अब आप बुक्स में देखिए, सेम चीजें लिखी हुई है। अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, एंटिटी के रिकॉर्ड्स को चेक करो, जो मेरे बुक्स में था, मतलब मेरा बुक्स इनकी बुक से बना है ऑफ कोर्स, सेम चीजें लिखी हुई है। अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग में मुझे क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये चेक करना है। प्लानिंग दी अटेंडेंस में मुझे क्या क्या चेक करना पड़ता है, अभी जो मैंने 4 मार्क्स का क्वेश्चन बताया ना आपको, नेचर, रॉमम लेवल, नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल। सो आई एम नॉट मार्किंग इट अगेन। तो आपने देखा ये इंपॉर्टेंट लिख लो, 4 मार्क्स का है, ऑल्सो डन फ्रॉम माई बुक। मैं ये इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको जो मन में टेंशन रहता है कि हम कहीं कम तो नहीं पढ़ रहे हैं, तो सब कुछ हो गया है, एवरीथिंग इज डन, सो यू नीड नॉट वरी इन दैट अकाउंट। और थर्ड पार्टी के पास रहता है तो आप उनसे कंफर्मेशन मंगवाएंगे। लिटिगेशंस एंड क्लेम्स में आप देखो, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, लीगल एक्सपेंसेस, इंक्वायर द मैनेजमेंट। डोंट यू फील पूरा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सो आपको टेंशन में आने का कोई दरकार नहीं था। तो वैसे ही एक्सटर्नल कंफर्मेशन कैसे है, वो मेरे बुक से ऑलरेडी हो गया है, तो आई एम नॉट डूइंग इट अगेन फ्रॉम दिस। इनिशियल एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस रिसेंटली मैंने कलकत्ता में करवाया था, वो भी हो गया। नाउ essay 550 रिलेटेड पार्टी कारो सेक्शन 188 एंड AS 18। तो कारो जब हम लोग कर लेंगे तो और समझ में आ जाएगा। यहां क्वेश्चन कैसा आता है, आई विल जस्ट शो टू यू कि यहां पे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हाउ कैन एन ऑडिटर वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड रिलेशनशिप्स। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मेरे मैट में भी सिमिलर क्वेश्चन था, अभी दिखा भी देता हूं आपको। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर अब आ रहा है, वाओ, आफ्टर एवरीथिंग दे आर आस्किंग कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर। ऐसे 560 पेंडिंग है इन सम बुक्स या सम स्टूडेंट्स के, उसमें मैं देखता हूं, या हो सकता हो गया हो, बस लिख के रखो फ्रॉम माई मैट। ये वापस लिख देता हूं, ऐसे 560 भी आप मेरे मैट से करेंगे, फ्रॉम माई मैट। ऐसे 560 दिस विल ऑल्सो बी डन फ्रॉम माई मैट। गोइंग कंसर्न 570 माई मैट। तो अभी मैं बेसिकली आपको 560 और 550 और 570 दिखलाऊंगा आपको मेरे मैट से, वंस आई मार्क दीज पोर्शंस फॉर यू। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, 570 से भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार। और ये देखो लास्ट में टेस्ट योर नॉलेज, यहां से बहुत कुछ आपके फिर रिवाइज हो जाते हैं। लॉट ऑफ गुड क्वेश्चंस यहां पर दिए हुए हैं, आंसर्स के हिंट्स भी दिए हुए हैं। यू मस्ट श्योरली डू दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को आपको जरूर करना चाहिए। तो बेसिकली अब मैं पहले कहां जाऊंगा, लुक एट माई बुक। आई विल डू विथ यू essay 550 फर्स्ट ऑफ ऑल। essay 550 रिलेटेड पार्टी। तो रिलेटेड पार्टी में कैसे पता चलता है टू आइडेंटिफाई RPN रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। नंबर 1, मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन लीजिए, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दीजिए, कुछ एक्सपेंस डिसअलाउ हुए होंगे रिलेटेड पार्टी को आपने किया होगा। JV agreements, shareholding pattern statement, minutes of board meeting, MBP4 register मिल रहा है। Working papers of previous years, working papers of previous years can also help you अगर आप ही ऑडिटर थे।
He should be alert for unusual transactions, interest-free loans given to company, heavy discounts to one person. So these are procedures to identify RP and RP transactions. Question क्या आता है यहां पर वो देखिए कि रैप ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेज आप पता लगाते हैं एंड ऑडिटर बहुत कुछ उनसे पूछेगा और पता लगाना चाहेगा. व्हाट मैटर्स आर इंक्वायर्ड बाय द ऑडिटर टू अंडरस्टैंड आरपी ट्रांजैक्शंस. किसने ये हैवी ट्रांजैक्शंस ऑथोराइज किया है, कौन से ट्रांजैक्शंस आउटसाइड द कोर्स ऑफ बिजनेस हो रहे हैं. और सर अगर पता चल जाता है कि कुछ हुआ है जो छुपाया गया था, प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड थिंग्स, तो आपको क्या करना पड़ता है? प्रॉपरली कम्युनिकेटेड टू द मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम. अपने पहले टीम को बताते हो ऐसा ऐसा आपको मिला है. रिक्वेस्ट मैनेजमेंट की ऐसे और ट्रांजैक्शंस होंगे. व्हाई द एंटिटीज कंट्रोल्स वेर फेल्ड टू इनेबल द आइडेंटिफिकेशन. कुछ एडिशनल प्रोसीड्यूर्स कैरी करना पड़ेगा. पढ़ के देखिए प्लीज. प्रीवियसली जो अनआइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस अगर होते हैं तो क्या होगा? यस, वापस देखो. अगर ऑडिटर को कुछ ऐसे रिलेटेड पार्टीज पता चलते हैं दैट मैनेजमेंट हैज नॉट प्रीवियसली आइडेंटिफाइड, तो ऑडिटर की क्या ड्यूटी होती है? पता है ये क्वेश्चन जब भी आता है तो लोग हड़बड़ा के क्या लिखते हैं, सर रिपोर्ट मॉडिफाई कर देगा. नो नो नो, पहले देखो यहां पे कोई ऐसे ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई वो करता है जो पहले नहीं पता चला था. प्रॉम्प्टली कम्युनिकेट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम. अदर मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम को आप ये मैटर बताइए. ओके, पता करिए व्हाई द कंट्रोल्स फेल्ड. कुछ एडिशनल सब्सटैंटिव प्रोसीड्यूर्स पता करिए, कैरी करिए. रॉमम लेवल री आइडेंटिफाई करिए. ओके, और अगर पता चले कोई फ्रॉड हुआ है तो फ्रॉड का क्या इंप्लीकेशंस होता है वो पता करिए. तो ये 4 मार्क्स के लिए आ सकता है कि कुछ चीजें जो पहले आइडेंटिफाई या डिस्क्लोज नहीं की, वो ऑडिटर पता लगा लेता है. तो आप अपने टीम को सबको बताइए, देखिए कहीं फ्रॉड का एलिमेंट तो नहीं है, इंटरनल कंट्रोल में जरूर कोई कमी है कि पकड़ा नहीं गया और अब पकड़ा जा रहा है. हिंदी में पहले समझो, सीधा हड़बड़ा के मॉडिफाई द रिपोर्ट तक मत पहुंचो. उसी तरह यहां पे कुछ सिग्निफिकेंट आरपी ट्रांजैक्शंस और कैसे कैसे पता चल सकते हैं जो आउटसाइड द कोर्स ऑफ बिजनेस होते हैं, उनके बारे में भी एक लिस्ट दिया हुआ था. तो नाउ वेट, इफ आई कम टू दिस एस्पेक्ट, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जहां हम लोग देखे थे, जस्ट अ सेकंड, 550. Yes, meaning of related party transactions. Can you find it, everyone? तो ये पता लगने से हमें क्या करना पड़ता है कि क्यों छुपाया गया था. ये तो है एग्जिस्टेंस को पता लगाने के लिए क्या करना चाहिए. बहुत कुछ था यहां पर. एंड वो था कि अगर जो पहले नहीं पता था और अब पता चला है तो हम एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल को चेक करेंगे कि फ्रॉड का एलिमेंट होने के चांसेस लग रहे हैं, वो सब चीजें. ना ऐसे 560 वैसे मैं अपने मैथ से कराऊंगा, पर एक चीज बता दूं, इसका डेफिनेशन बहुत फेमस और इंपॉर्टेंट है. तुम लोग सोचते हो सब्सिक्वेंट इवेंट्स, इट्स वेरी सिमिलर टू व्हाट योर AS4, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट एंड अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट. ये सुना होगा आपने. बट यहां पर ऑडिट में सब्सिक्वेंट इवेंट्स का डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है, आप देखोगे बाद में जब डिटेल क्लास भेजूंगा. फैक्ट्स व्हिच बिकम नोन टू द ऑडिटर इवन आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, उनको भी यहां सब्सिक्वेंट इवेंट्स में कंसिडर करना पड़ता है. सब वापस बोलिए. सब्सिक्वेंट इवेंट्स का मतलब आप सोचते हो बस आफ्टर बैलेंस शीट डेट एंड अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, पर यहां क्या पता चला? फैक्ट्स दैट बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट. अच्छे से मार्क करो, इवन इफ यू हैवंट डन, इसको एक मार्क करो, मैं समझाता हूं. 5 अप्रैल को आग लग गया, तो दिस इज आफ्टर बैलेंस शीट डेट एंड अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट. क्या ऑडिटर को ये कंसिडर करना है? ऑफ कोर्स, सब्सिक्वेंट इवेंट्स है. कई बार ऑडिट रिपोर्ट में डेट डालने के बाद कोई ऐसा फैक्ट हमारे नोटिस में आया है तो हमें उसको भी कंसिडर करना है. ओके, तो ये एक नया चीज है, लोग मिस मत करना. मैं इसकी वीडियो भेजूंगा आपको, तब आपको समझ में आएगा. यहां पर आपको लगेगा AS4 टाइप का नॉलेज,
जैसे फायर आफ्टर 31 मार्च, ये आइटम नंबर बी टाइप का है। अब जैसे कोई डेटर्स हैं आपके और डेटर्स के खिलाफ केस चल रहे थे 31 मार्च के पहले से, आ रहे हैं, एक मिनट, डेटर्स के खिलाफ केस चल रहे थे पहले से और अब ऑर्डर आया 7 अप्रैल को, डेटर्स डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। तो ये कौन से कंडीशंस है? द कंडीशंस वर एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट आल्सो, केस पेंडिंग अगेंस्ट डेटर्स, ये आपके अकाउंट्स टीचर्स पढ़ाते हैं, ऑन 31 मार्च, बट डिसीजन ऑफ कोर्ट या आईबीसी कोर्ट केम ऑन 9th अप्रैल। तो इस टाइप के जो कंडीशंस होते हैं, अकाउंट्स टीचर्स आपको क्या बोलते हैं, इन टाइप के चीजों को मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा उस पुराने बैलेंसेस में। और ये वाले जो होते हैं इनमें बोला जाता है डिस्क्लोजर्स दे दीजिए, क्योंकि फायर आप बोलोगे 30 मार्च से लगा था, 4 अप्रैल को दमकल वाले बुझाए हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। फुल पेज करो एक बार। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, सब्सिक्वेंट इवेंट्स दो टाइप के होते हैं। देर आर सम इवेंट्स, ये मैं एएस के लैंग्वेज को पढ़ा रहा हूं, देर आर सम इवेंट्स विच प्रोवाइड एविडेंस ऑफ कंडीशंस दैट एग्जिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट डेट। यानी कि कोर्ट का ऑर्डर आया है, डेटर इंसॉल्वेंट हुआ है, दीज आर एविडेंस ऑफ कंडीशंस, बट ये कंडीशंस, डेटर्स तो मेरे बैलेंस शीट डेट के दिन थे और उस समय केस चल रहा था, पर अब डिसीजन आया है। तो यहां पर हमें फिर डेटर्स के फिगर को एडजस्ट करके दिखाना पड़ता है। और यहां पे फायर एक्चुअली ब्रोक आउट आफ्टर 31 मार्च, तो दोनों अलग चीजें हो जाती हैं। तो सब्सिक्वेंट इवेंट्स में मुझे यही देखना पड़ता है, ऑडिटर को देखना पड़ता है, क्या मैनेजमेंट ने AS4 के अनुसार जिन इवेंट्स में एडजस्टमेंट की दरकार थी कर दिया, जिन इवेंट्स में डिस्क्लोजर की दरकार थी कर दिया ना। सो वापस बोलिए, सब्सिक्वेंट इवेंट्स का पहले डेफिनेशन देखो, जो लोग घर से कर रहे हैं, इवेंट्स occurring आफ्टर बैलेंस शीट डेट एंड डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, एंड वन लाइन, फैक्ट्स व्हिच बिकम्स नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट 2। इसकी मैं डिटेल वाली वीडियो भेजूंगा, पर अभी भी काम समझाने का मैंने कर दिया, बेसिक्स। और यहां पर ऑडिटर का फर्ज क्या है, टू चेक वेदर मैनेजमेंट हैज फॉलोड AS4 और नॉट। तो यहां पर उस हिसाब से मुझे रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। एंड हमारा क्वेश्चन आता है, कैसे पता लगाएगा ऑडिटर सब्सिक्वेंट इवेंट्स को? अगर आप मेरे किताब में से जब वीडियो भेजूंगा तो आप वहां देखोगे 560 में पढ़ते वक्त सब्सिक्वेंट इवेंट्स में सेम चीजें देखो। एडजस्टमेंट, कैन यू ओपन माय एसे बुक पैरेलली, पेज नंबर 223, और डिस्क्लोजर, यही मैंने बोला था ना यहां पर भी, वाह, फुल पेज कर देना। And this is very interesting if you see here. Okay. लैंग्वेज पढ़ के देखिए प्लीज। श्योर एवरीवन? और ये सेम एग्जाम्पल्स भी यहाँ लिख दिया, तो इनडायरेक्टली मैंने यहाँ से करवा दिया आपको। अगर घर नहीं भी भेजूं, ये एडजस्टमेंट वाले केसेस हैं, ये डिस्क्लोजर्स वाले केसेस हैं। इज इट फाइन एवरीवन? चेक करो। सो सब्सिक्वेंट इवेंट्स का क्लासिक एग्जाम्पल AS4 के अनुसार हम लोग दिखा रहे हैं आपको कि कुछ इवेंट्स, जैसे डेटर्स तो पहले से थे ना, केस अगेंस्ट डेटर्स वाज पेंडिंग ऑन 31 मार्च। Okay. Case against debtors was pending on 31st March. लैंग्वेज मिला? चेक कर लीजिए। पर अब डिसीजन आया है 5 अप्रैल को कि इन लोग इंसॉल्वेंट हो गए, तो मुझे फिर अपने डेटर्स के बैलेंस को एडजस्ट करना होगा। AS4 में आप पढ़ोगे।
सर ये पता कैसे लगता है ये हमें कि इस पे क्वेश्चन आता है कि क्या प्रोसीड्यूर्स हम पता लगाते हैं इस टाइप के इवेंट्स को पता लगाने के लिए 4 मार्क्स। तो इसकी वीडियो जब आपको भेजूंगा आप देख पाओगे कैसे पता लगाया जाता है इस टाइप के इवेंट्स को। इज इट फाइन एवरीवन? और उसके बाद ये चार्ट बहुत काम का है, ये भी वीडियो में भेज दूंगा आपको कल। द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, क्योंकि इसी में आया था ऐसे 570 गोइंग कंसर्न। तो गोइंग कंसर्न के लिए मैं आपको एक बार अपने मैट में ले चलता हूं। ऐसे 570, सो इनडायरेक्टली वी हैव रिवाइज्ड नंबर ऑफ टाइम्स ऑडिट। इंस्टीट्यूट के मैट से भी हम लोग जब जब मौका मिल रहा है करते जा रहे हैं। ऐसे 570 गोइंग कंसर्न में कॉन्सेप्ट है याद है, मुर्गा पैराग्राफ। आप लोग जो रेगुलरली आए हैं इन दिनों सुने होंगे। देयर इज समथिंग कॉल्ड मुर्गा पैराग्राफ इन गोइंग कंसर्न। यस, लुक हियर, गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है? ऑडिटर को चेक करना है कि मैनेजमेंट का जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन बेसिस है वो अप्रोप्रिएट है। वो नहीं चेक कर रहा है। अगर कोई सिग्निफिकेंट डाउट होगा गोइंग कंसर्न के बारे में तब वो जाके स्टेप्स लेता है और गोइंग कंसर्न को चेक करता है। कौन कौन से फैक्टर्स से पता चलता है? क्वेश्चंस आते हैं कि फाइनेंशियल इंडिकेशंस कौन से फैक्टर्स में है, ऑपरेटिंग इंडिकेशंस कौन से में है कि हमारा गोइंग कंसर्न खतरे में है। बट इतना खतरा होने के बाद भी हो सकता है मैनेजमेंट के कोई फ्यूचर प्लान से सिचुएशन रिवाइव हो जाए, पर हमें फ्यूचर प्लान्स के फिजिबिलिटी को टेस्ट करना होगा। ऑडिटर को रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्यूर्स ड्यूरिंग प्लानिंग स्टेज कंडक्ट करना पड़ता है, पता लगाने के लिए कि इवेंट्स कोई ऐसे हैं क्या जिससे बहुत कोई बड़ा डाउट हो रहा है गोइंग कंसर्न पर। हमें अलर्ट रहना पड़ता है। और मैनेजमेंट ने जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया है गोइंग कंसर्न अजम्पशन का, उसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट्स गोइंग कंसर्न अजम्पशन, मतलब आई एम नॉट चेकिंग, मतलब ऑडिटर की ड्यूटी नहीं है गोइंग कंसर्न को चेक करने का, पर मैनेजमेंट का अजम्पशन रीजनेबल है क्या, ये लैंग्वेज आंसर में आना चाहिए। सर कैसे पता लगाता है ऑडिटर? ये रहा वो पॉइंट्स 1 2 3 4 करके मैंने यहां पर आपको लिख कर दिया था कि कैसे पता लगाया जाता है। ओके, एंड एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप डिस्क्लोज कर देते हैं, एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटीज डन, क्लियर रिपोर्ट जाती है और एक मुर्गा पैराग्राफ जाता है। अगर आपको याद हो, टाइटल, एड्रेसी, ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, उसके बाद ईओएम पैराग्राफ कई बार रहता है और फिर रहता है मुर्गा, फिर रहता है कैम पैराग्राफ। तो ये स्ट्रक्चर याद रखना। अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर मुर्गा पैराग्राफ के बारे में नहीं दी जाती है तब हम रिपोर्ट को क्वालिफाई या एडवर्स करेंगे, एज द केस मे बी। पक्का? तो यहां से एमसीक्यू आने के चांसेस हैं। क्लियर रिपोर्ट विथ मुर्गा पैराग्राफ एक कॉन्सेप्ट है, और अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स नहीं दिया जाता है तो हम अपने रिपोर्ट को क्वालिफाई करेंगे और उसके बेसिस वाले पैराग्राफ में सब कुछ समझाएंगे। रिमेंबर दिस। सो दिस कवर्स लॉट ऑफ थिंग्स। कहां कहां क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत सारे एसेज। तो चैप्टर नंबर, आज हम लोग इंस्टीट्यूट के मैट से पूरे चैप्टर 3 को आज यहां पे समराइज किए हैं। एंड इफ आई राइट कौन कौन से एसेज चैप्टर 3 में कवर्ड हैं, 230, 500, 501, 550, 560, 570, 510, 505, फुल पेज कर दीजिए। लेट द स्टूडेंट्स राइट। ये वाले एसेज चैप्टर नंबर 3 में इंस्टीट्यूट के बुक में कवर्ड हैं। तो इनडायरेक्टली आज मैंने आपके एफर्ट को कम किया है, कुछ पॉइंट्स को रीट्रेट करके याद भी करवाया। थैंक यू सो मच।